तो ठीक है, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस देखेंगे। और साथ में हम थोड़ा देखेंगे कि एक जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कैसे, उनका क्या रेवेन्यू कैसे क्या रहता है, कैश फ्लो कैसे रहता है, और आगे कैसे वो इससे अपने नेक्स्ट टारगेट को प्रोसीड करते हैं, कुछ भी करते हैं कि वो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन सा इसका। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी कंपनी होती है, जैसे सारे अकाउंट बन जाते हैं जब लेजर, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, तो उसके बाद स्टेटमेंट होती है। तो ये एक फाउंडेशन होती है किसी भी कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, जो कंपनी को भी खुद आगे हेल्प करती है उनके आगे डिसीजन मेकिंग में, या फिर इन्वेस्टर को भी हेल्प करती है, या शेयर होल्डर को भी हेल्पफुल रहती है ये। इससे इसमें एनालिटिकल टेक्निक यूज होती हैं। इसके बाद जैसे रेशो जो काउंट होती है, रेशो उनकी जो काउंटिंग रेशियोज होती हैं वो उसके थ्रू कैलकुलेट होती हैं इजीली। गवर्नेंस में हेल्प करती है ये। और इंटरनली कंट्रोल, या फिर जो भी इंटरनली उनको इंटीग्रिटी आपस में रखते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में काफी तरह के डिवीजन है, कोई प्रोडक्शन डिवीजन, कोई एडवर्टाइजमेंट डिवीजन, कोई सेल्स डिवीजन, तो उन सभी के बीच कोलैबोरेशन करना, उन सभी के बीच एक तालमेल बिठाना, वो सब इनके थ्रू बन पाता है। तो साथ में देखेंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका कैसा स्ट्रक्चर, कैसे वो उनकी स्टेटमेंट कैसे रहती है। पहले थोड़ा हम जो फाइनेंस स्टेटमेंट है इनके बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फाइनेंस स्टेटमेंट क्या होती है, ये किसी भी कंपनी की एक स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है। जो भी कंपनी, उन्होंने क्या बेचा, क्या बनाया, कैसे कहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी, जो जो चीज इन्वेस्टिंग किया उन्होंने, वो इसके थ्रू शो हो जाती है, इमेज शो हो जाती है कंपनी की सारी एक्टिविटीज का। एक ये ट्रस्ट बनाता है, जो भी पब्लिक के साथ ट्रस्ट बनाए, चाहे कंपनी, चाहे अपने इन्वेस्टर के साथ, या इंटरनली जो उसके मैनेजमेंट है या हायरार्की ऑर्डर है जो भी, जिसमें डायरेक्टर और सीएफओ, सीईओ, मैनेजमेंट लेवल के जो पर्सन होते हैं उनके साथ अपने आप कोलेबोरेशन करना, वो सारी चीजें कराते हैं। और कंपनी की वैल्यूएशन होती है इससे। जैसे किसी कंपनी की कैपिटल अच्छी है, या फिर उसकी एसेट्स या लाइबिलिटी ज्यादा भी नहीं है, उसकी एसेट्स अच्छी चल रही है, उसका रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, तो नहीं कंपनी की इमेज अच्छी आ रही है और गुडविल उसकी अच्छी बनेगी। एक कहने का कहावत आ जाती है कि फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल आर द पल्स ऑफ ए कंपनी एंड गवर्नेंस उसकी सोल होती है। तो क्या मतलब है कि फाइनेंशियल यानी कि एक कंपनी की वो है पल्स, यानी कि नस, और गवर्नेंस है जो उसकी धड़कन है, सोल है, उसकी आत्मा है। तो इनकी फाइनेंशियल और गवर्नेंस दोनों साथ में चलेंगे। जब फाइनेंशियल की बात होगी तो गवर्नेंस भी साथ में चलेगा, क्योंकि फाइनेंस, जब सारे अकाउंट, सारे सारे टर्म सारे सही से कैलकुलेट हो रखे होंगे, सारी अकाउंटिंग एक्टिविटी, तो जब इसके बाद कोई भी कंपनी होगा वो अपने इंटरनल डिसीजन भी इजीली ले पाएगी। या फिर कोई भी किसी को भी उसमें इन्वेस्ट करना हुआ, या कोई भी उसके जो भी शेयर होल्डर होते हैं, तो वो सब देखेंगे कि हमारी कंपनी का अभी ये चल रहा है उसका स्ट्रक्चर, और फिर हमें इसमें आगे ऐसे एक्टिविटी करनी है। तो अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होती है वो तीन तरह की जो देखते हैं, वो तीन होती हैं बेसिकली। सबसे पहले जैसे बैलेंस शीट हो जाती है, या फिर उससे पहले इनकम स्टेटमेंट, या बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट, को इनका ये नहीं कि लाइन वाइज बनेगी। फिर बैलेंस शीट और ये इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद फिर बाद में आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में जैसे हमको पता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी कंपनी, किसी भी कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितनी उनके पास असेट्स बची, कितने उनके पास लाइबिलिटी बची, और फिर उन दोनों का डिफरेंस है कितने उनके पास इक्विटी बचती है, जिसके अंदर यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट इसके अंदर जो कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी होते हैं, डेली ऑपरेशनल बेसिस हो गए, या फिर थोड़े लार्ज टर्म बेसिस हो गए, वो सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट के अंदर कैलकुलेट होती हैं। फिर इन दोनों के बाद जब बनती है लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर कंपनी को, कोई बिजनेस है उसको अपना कैश का ओवरव्यू होता है कि उसका कैश का कितना आउटफ्लो हुआ इस विद इन 1 ईयर, कैश का कितना इनफ्लो हुआ उसके पास। तो इससे एक पता चल जाता है कि कितना उन्होंने इस साल के अंदर कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना उन्होंने बोरिंग की, कितना वो उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो सॉल्वेंसी है, या फिर जो भी उनके पास कैश कितना है, जितना वो, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए, कुछ भी इशू आए, तो वो उसको आसानी से कवर अप कर सकें। और इन सभी तीनों का लिंकेज है आपस में, जैसे पता है इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो। नेट इनकम शो होगी इसमें, रिटेन जिसमें रिटेन अर्निंग्स होती है वो शो होगी इनकम स्टेटमेंट में। एसेट्स में हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बचने के बाद कितनी हमारे पास एसेट्स बचती है। फिर कैश फ्लो से देखेंगे कि कैश कितना रहता है हमारे पास, जिससे हमें डेली डेली ऑपरेशन जो वर्क करने होते हैं, डेली डेली जो वर्किंग कैपिटल वाले एक्सपेंस होते हैं, वो सारी चीजें कवर कर लेंगे कैश के अकॉर्डिंग। तो वो हर चीज देखते हैं हमने कि कंपनी एक सिंगल यूनिट से नहीं डिपेंड करती कि कोई एक सिंगल यूनिट है, उसने अपना सारे बस लिखा कर दिया कि हमने इतना खर्चा यहाँ पे किया और इतना वो करते, सारी चीजें सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलती है सारी, जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं
वाउचर से हो चाहे जर्नल एंट्री से स्टार्ट हो के सारे लेजर ट्रायल बैलेंस फिर आगे ये सारे अकाउंट स्टेटमेंट, इन सभी चीज़ों से फिर कंपनी को भी इमेज अच्छी मिल जाती है अपनी। एक पूरा प्रोसेस सेम ऐसा ही होता है, इसका जो साइकिल होता है अकाउंटिंग साइकिल, जिसके अंदर वाउचर से स्टार्ट हो गया स्टेप वन, फिर आगे जर्नल एंट्री बनेगी जिसके अंदर विद नरेशन लेजर फोलियो लिखी जाएगी वो सारी चीज़ें, और जर्नल एंट्री लिखने के भी 3 रोल, फिर आगे लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर एंट्री जो भी अगर कोई बीच में कोई रेक्टिफिकेशन में कोई भी एरर आता है तो उसका एरर को रेक्टिफाई करके फिर लास्ट में बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए तीनों जो हमने देखे भी, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो जर्नल एंट्री में जैसा हमने देखा कि जर्नल एंट्री वही डबल बुक कीपिंग बोलते हैं इसको, डबल बुक कीपिंग यानी कि कोई एंट्री एक जगह एंटर कर रहे हैं हम तो वो कहीं कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी वो एंटर हो रही है। जैसे कोई भी अकाउंट है, जर्नल एंट्री में हमने करते हुए कोई भी अकाउंट को डेबिट वाले साइड में लिखा राम अकाउंट डेबिट, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह क्रेडिट में मिलेगा वो कहीं ना कहीं पे, तो इसलिए डबल डबल बुक कीपिंग बोलते हैं, ताकि कभी तो लास्ट में बैलेंस हमारा इक्वल आता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। और इसके मेथड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस एनालिसिस करने के, ये देखे तो सारे मेथड होते हैं, रेशियो एनालिसिस हो गया, वर्टिकल एनालिसिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सब अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से कर रही है। जिसको जैसे अगर रेशियो एनालिसिस करेगी कोई भी कंपनी, जैसे रेशियो नहीं होते अकाउंटिंग रेशियो होती हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, काफी तरह के रेशियो होते हैं, वो सारी चीजें रेशियो किस लिए देखेंगे वो, उनकी कंपनी की जो प्रॉपरली मेनली जो हेल्थ है वो कैसा चल रहा है उनका स्ट्रक्चर इंटरनली। वर्टिकली में देखेंगे कि वो जैसे उसके अंदर वैसे परसेंटेज के थ्रू या फिर सेल्स जो की सर्च के थ्रू उनका बस एक आइडिया हो जाता है कि इस साल उन्होंने इतनी सेल की थी और लास्ट ईयर में कितनी सेल थी। वर्टिकल जो एक सिंपल लाइन में, हॉरिजॉन्टल जो एक स्ट्रेट में हो जाने की, वो देखेंगे कि इस साल उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, पिछले साल इनको इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और ट्रेंड जो भी इनको जो भी ट्रेंड देखना था जिसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंड देखना था, जो भी स्टेटिस्टिकल एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें करेंगे, वो सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर जो ये रेशियो के फॉर्मूलेज होते हैं, और फिर कंपनी स्ट्रक्चर से कैसे लिंकेज रहता है इसका, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट सबसे पहले मीटिंग वगैरह रखी जाती है, वहाँ पे वो अपने प्रपोजल रखते हैं कि इस साल की हमारा एजेंडा ये रहेगा, हम ये एक्टिविटी करनी है इस साल। फिर उसको लेके आगे वो प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं, सारे जो जो यूनिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम डिवाइड होता है, फिर सारे रिपोर्ट देते हैं अपनी, फिर एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद रिपोर्ट जाती है कि कितना उन्होंने अचीव किया, जितना टारगेट उन्होंने सोचा था। फिर वो सारी चीजें फिर कैलकुलेट करके फिर देखते हैं कितना उन्होंने अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो फिर देखते हैं कि कहाँ पे उन्होंने कहाँ पे वो वीक पड़े, फिर वो देखते हैं उसको कैसे ठीक करना है। ठीक करके फिर सारे काम ये देखते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं या फिर जो अकाउंटिंग अथॉरिटी वाले ऑफिसर होते हैं जैसे CFO CEO, तो सारे काम को मैनेज कर करके फिर आगे लास्ट में फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कंपनी को आइडिया जाता है कि, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसके साथ इंटरलिंक होता ही है हमेशा। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे अब अकाउंटिंग कोई भी एंट्री होती है, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो ये तो है नहीं कि ऐसे उठा के बनाते हैं, उनके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। अब तो पहले तो इंडिया में ये थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी भी है। जैसे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जाते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो थे रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ही बोलते हैं। GAP, ये भी तो ये की यूएसए का होता है कि GAAP। और फिर जब कोई भी कंप्लेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे अकॉर्डिंगली बनाएगी तो फिर उसको भी ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि उसको अपने जो भी कंपनी का लॉस या प्रॉफिट जो चल रहा है तो उसको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि कंपनी की क्या चल रही है कंडीशन इस टाइम। और इससे फिर कोई भी रिलेशन अच्छे बनते हैं हमारे, चाहे पार्टनर बिजनेस पार्टनर लगा लो चाहे इंटरनली लगा लो, तो सारी चीज़ों के पार्टनर उससे ट्रांसपेरेंसी मिलके तो वो सारी चीज़ें अच्छे कर पाते हैं फिर आगे से। और फिर ये देखते हैं कि जैसे ये कब इसके, फिर ये तो है नहीं कि जो भी कंपनी कर रही होती है ये एक कंपनी एक्ट में बता रखा है सेक्शन 129, उसके अकॉर्डिंग इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो ये नहीं कि कोई फाइनेंस जैसे कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ अपना लेखा जोखा ब्यौरा दे के हाँ भाई चलो भाई काम हो गया उसका, ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉपर एक एक्ट बना रखा है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग वो सारे प्रोसीड करते हैं। और क्योंकि जब एक्ट बना रखा है तो यानी कि अकाउंटेबल भी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं जैसे वो जो करते हैं उनको जो जो करते हैं। तो इसके लिए सारी चीजें मैनेज होती हैं, जब भी ये अकाउंटिंग एक्टिविटी ये स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चलती हैं। और इससे फिर ये मिल जाता है ऑडिट, जैसे जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी बनेगी तो इससे फिर ऑडिट को भी हेल्प मिलेगी, उनको अच्छे से कंट्रोल करने को, उनको दिखेगा कि कैसे चल रहा है ये। फिर वो असेट्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना ओपिनियन देंगे, यानी कि वो देखेंगे सबसे पहले कि उन्होंने जो प्रोसेस चल रहा है, जो उन्होंने सोचा था कि वो प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर देखेंगे कि जो असेट्स और लायबिलिटी कंडीशन कैसे चल रही है, अगर वीक चल रही है तो उसमें फिर अपना ओपिनियन देकर उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे।
और अगर ठीक चल रहा है तो उसको और अच्छे से चलाएंगे फिर। ये सारी चीजें चलती है इसमें। एंड फिर हम देखते हैं कि रेगुलरिटी गार्डियंस, यानी कि जो इसके, ये कोई रेगुलरिटी तो बना रखी है जो भी स्टेटमेंट एनालिसिस होती है ये, तो कैसे उनको कोई भी रेगुलेटरी कैसे करेंगे वो। जैसे डायरेक्टर हो गए, जो थर्ड पार्टी हो गई, और जो विसल ब्लोअर होते हैं, इनकी जो कंपनी की बात को, जो इंटरनल बंद होते हैं, जो कंपनी में चल रहा होता है उसको बाहर फैला देते हैं, इसलिए उनको विसल ब्लोअर बोलते हैं। वो अपने जैसे कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, अब तो कहीं कभी कभी तो उसको मार्केट में उड़ा देते हैं। तो जब मार्केट में कोई चीज़ ऐसे उड़ती है तो शेयर मार्केट वाली टर्म लैंग्वेज में इसको विसल, उनको विसल ब्लोअर बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी की, जैसे कोई कंपनी ने सोचा कि अब हमको इस साल यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो अभी तो उन्होंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ मीटिंग मीटिंग में चल रही है बात उनकी। लेकिन कोई पर्सन ऐसा हो गया, फिर किसी ने ऐसे सुन लिया, तो वो फिर बात को जब बाहर फैल जाएगी तो उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, जो पर्सन उस बात को बाहर फैलाएगा। तो इसलिए सेबी ने जैसे ये बना रखा है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्रूटमेंट, वो क्लोज 49 में आता है इसके, सेबी वाले के। तो इसमें फिर ये सारी चीजें मैंडेटरी होती है कि इनको रेगुलेट करना। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो देखेंगे, रिलेटेड पार्टी जो होंगी वो सारे इनके ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कि वो ठीक से चल रहे हैं, चल रहे, क्योंकि ये नहीं है कि कोई कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है तो वो एक कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट दे दी बना के, तो दूसरी कंपनी उसको एज इट इज अपने अकाउंट में फॉलो करेगी। उनके भी ऑडिटर बैठते हैं, दोनों के आपस में मीटिंग होती है, मीटिंगें चलती हैं काफी। एक मीटिंग में भी सोल्यूशन सॉल्यूशन नहीं निकल पाता पूरा। काफी मीटिंग के बाद उनका प्रॉपर कंक्लूजन हो पाता है, फिर वो सारे आगे चलते हैं। फिर भी ब्लोवर जो उसके उसके लिए भी पॉलिसी कुछ होती है, ताकि कंपनी की कोई प्राइवेट डिटेल वो बाहर ना जाए। तो फिर देखते हैं कि जैसे स्टेटमेंट जो बनाते हैं, फैंसी स्टेटमेंट, तो ये एक नेशनल इकोनॉमी में क्या हेल्प करते हैं ये। जब कॉर्पोरेट को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ावा मिलेगा। जब गवर्नमेंट के पास कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा आएगा तो वो जीडीपी में जाएगा वो। और जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में हो रही हो, या कंपनी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रही होंगी, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जैसे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी कंपनी के साथ, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी है, कोई बाहरी कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वो भी हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा, हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। तो फिर जैसे जैसे बैंकिंग होती है, जो बैंक अपने फंक्शन अच्छे करेंगे, जैसे उनको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से अवेल करेंगे कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां से भी फिर हमारे नेशनल इनकम में हेल्प मिलेगा कि हमारा इतना हमने इस साल इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हमने इतना हमारा रेवेन्यू हुआ, इतना टैक्स जनरेट किया हमने। ये सारी चीजें, ऐसी चीजें मैनेज होती हैं जब कोई चीज इंटरलिंक होती है तो। अब स्टेटमेंट बनने के बाद देख लो कितना सारा नेशनल इनकम इकोनॉमी में सारी चीजें कैसे हेल्प करती हैं, कि कैसे इस कंट्री की इनकम इतनी हो रही है, यहाँ पे इतनी कंपनियां हैं, वो जो जो हमारा सर सेक्टर होता है वो कितना एंगेज है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। तो देख लेते हैं थोड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड होते हैं जिसके हम 3 यूनिट लेते हैं। जैसे अगर हम इसके तीन तरह के बिजनेस है रिलायंस, एक कोई रिलायंस ग्रुप पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई एक कंपनी तो है नहीं, ना ही वो एक तरह का काम कर रहे हैं, काफी तरह के उनके बिजनेस सेटअप है। जैसे ओ टू सी, ऑयल ऑयल वाले कॉर्पोरेशन हो गई है। और जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस जियो, जो सिम आती है जियो सिम। रिलायंस रिटेल, यानी कि जो रिलायंस का स्टोर होते हैं, जियो मार्ट बोलते हैं जिनको, रिलायंस रिटेल स्टोर होते हैं वो जियो स्टोर। तो उन तीनों को देखते हैं कैसे जो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, जब कंबाइन क्लब करके इन तीनों की स्टेटमेंट बनाती है तो वो कैसे बनाती है, अलग अलग कंपनी का मैनेज करके, तीनों यूनिट का अलग अलग मैनेज करके। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगी इनकी तीनों इकट्ठी, जो इनकम स्टेटमेंट कैसे शो होगी, जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसमें अंदर। और कोई एंट्री ऐसी नहीं होगी जो एंट्री किसी में एक बार हो रही है तो दूसरी बार वहां से भी उठा लेंगे वो, एक ताकि ओवरलैप ना करे। एंट्री को एक बार से कैलकुलेट करके दोनों को देखेंगे कि एंट्री एक ही बार हो रही है तो एक ही बार ठीक करेंगे उसको, बार बार एंट्री को रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे तो फिर उनके अकाउंट में गड़बड़ी आएगी, जिससे फिर उनको प्रॉपरली इमेज नहीं मिल पाएगी। फिर बैलेंस शीट जैसे हम देखते हैं कि ये लगा लो 2025-26 का है लगभग ये। हाँ ये 2000, तो उनको बैलेंस शीट के अंदर उनको इतना, इनका इतना रेवेन्यू होते हैं, तीन एसेट्स की वैल्यू थी इनकी 19.50 लाख करोड़, इन तीनों के मिला के जो हमने देखा भी ये, एंड ऑयल वाला और जियो वाला और रिलायंस रिटेल वाले। और कैश फ्लो इनका इतना हुआ था उस ईयर में 1.31 लाख करोड़। तो फिर इसके लिए जैसे अब इनके डिपार्टमेंट बना रखे हैं इन्होंने भी, जब ये सारे काम करते हैं, अभी रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। अब उसमें एक अकाउंटेंट तो होगा नहीं, या एक डिपार्टमेंट से काम चलेगा नहीं, अलग अलग तरह के अलग अलग काम बटे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट के भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो ऐसे ऐसे फिर जब सारे, जब पूरी पूरी रिपोर्ट बनती है पूरे रिलायंस ग्रुप की, तो वो बहुत बहुत वो बनते हैं क्रिटिकली, ताकि सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं पूरे उनकी मीटिंग वगैरह, सारे एनालिसिस, सारे क्रिटिकल एनालिसिस कर करके फिर जब जाके लास्ट में उनको डाटा मिल पाता है प्रॉपरली, कि
अगर देखना हो, जैसे अभी हमने 3 यूनिट का देखा, तो इन 3 यूनिट से कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है टोटल, या कितना उनको कैश फ्लो कितना है उनका। तो जो जो सारे अकाउंट उन सब का देख के, सारी ओवरहेड, सारे जो जो जैसे डालना है, जो एंट्री जिस अकाउंट में जाएगी वहां डाल के फिर देखते हैं उसको। और फिर ये भी जैसे एनालिसिस करने के लिए टेक्निक ये इस तरह की यूज करते हैं, जैसे इन्होंने हॉरिजॉन्टल टेक्निक यूज की। तो जियो प्लेटफॉर्म में इन्होंने देखा कि इनके जियो के ऑपरेटिंग इनकम में अप्रोक्स 70% ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है इसमें। तो इससे यानी कि डिजिटल मोनेटाइजेशन था उसमें मिली इनको क्वालिटी। और वर्टिकल एनालिसिस जैसे देखा कि इन्होंने कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि वो इतने परसेंट से उनकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है उतनी। तो ये भी उनके इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है, जैसे किसी कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, कि वहाँ पे जैसे कोई कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है, नई नई लैंड बिल्डिंग लगा रही है, नई प्लांट मशीनरी लगा रही है, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे शेयर होल्डर और अट्रैक्टर होंगे वहाँ पे। और इस ट्रेंड देखा कि इन्होंने जो उनका नेट डेट था, या फिर ईबी आईटीडी है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अलाउंसेस जो होता है, ये वो देखते हैं कि वो कितना उनका जा रहा है, कितना उसका ठीक चल रहा है, उनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और अर्निंग बिफोर आफ्टर टैक्स है, तो उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो एक जायज आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए और मेथड अपनाएंगे। जैसे देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल 2025 था, तो इसमें इन्होंने 7.1% की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ की, जिसके अंदर हमने तीन का मैंने देखा, ऑयल वाले उनके कॉर्पोरेशन का, एंड जियो और रिटेल, जिसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने असेट्स टर्नओवर इतनी बड़ी, जैसे असेट्स इन्होंने जो रिटेल स्टोर था इन्होंने 90,000 स्टोर प्लस इनके नेशनल वाइड हो चुके हैं। और 2.16 लाख करोड़ इनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसका नेशनल में। देख लो कि ये जो टैक्स कॉर्पोरेटाइज जाता है तो वो कैसे नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करता है वो। जबकि कि गवर्नमेंट भी तो अपना लास्ट में कैलकुलेट करती है कि हमने इस साल इतना टैक्स जनरेट किया, तो कि हमारे लिए कंपनी के लिए टैक्स है वो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो इनकम सोर्स है वो। तो कंपनी गवर्नमेंट उसको नेशनल इनकम में काउंट करेगी, तो तभी काउंट करेगी जब जितना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, जितना अच्छी तरीके से आएगा, उतनी नेशनल इनकम बढ़ेगी। जितनी नेशनल इनकम जितनी अच्छी फिगर शो करेगा, उतना ही फिर उनको जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगा। जीडीपी अच्छी चलेगी, ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी हमारी, तो तभी हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये देखते हैं कि इसमें कभी कभार कुछ एरर भी आ जाते हैं, जैसे इनको एरर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन आप लोगों ने देख रखे होंगे। तो एरर एंड ओमिशन वो जैसे हम गिन लेते हैं कोई भी शॉप से, तो उसमें सबसे लास्ट में राइट कॉर्नर में लिखा होता है बिल्कुल नीचे कि E&OE, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्ट, भूल चूक माफ, भूल चूक लेनी देनी, यानी कि कोई भी जैसे गलती होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल जो भी होगा वो करेंगे अपने हिसाब से। तो बस ये सारी चीजें होती है, जैसे एंट्री होती है कोई भी, जैसे उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना होता है। कोई भी कंट्री जैसे कंट्री सॉरी कंट्री एंट्री जैसे गलत हो गई है तो कैसे, अगर जैसे अब ये डेबिट में डालना था, ये मशीनरी को बीइंग ए मशीनरी परचेज रोंगली डेबिटेड टू रिपेयर, तो मशीनरी परचेज की थी उसको रिपेयर में डाल दिया था, तब उसको रिपेयर को एंट्री करने के लिए उसकी एंट्री दोबारा रिवर्स कर दी उसको, ताकि वो एंट्री बार बार ना काउंट हो। तो यहाँ पे वाला प्रिंसिपल आ गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कोई भी एरर, तीन एरर है ना, ये जो एरर एरर ऑफ ओमिशन, एक एरर ऑफ ओमिशन है कि कोई एंट्री भूल ही गई हो। एरर ऑफ कमीशन जो करेक्ट अमाउंट होती है, जैसे जो अमाउंट थोड़ी बहुत गलत डाल दी जाती हो। और एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि हमने कौन से प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग के, तीन प्रिंसिपल देखा था ना, तीन रूल होते हैं। तो यानी कि कोई एंट्री अगर किसी गलत रूल से डाल दे तो उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फिर इसको ठीक करेंगे। जैसे अब यहाँ पे जो एंट्री थी है, मशीनरी मशीनरी काउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, इसमें ना पहले मशीनरी को रिपेयर वाले अकाउंट पर डाल था, यानी कि ये गलत हेडिंग में चली गई थी, तो फिर इसको एडजस्ट किया रेक्टिफाई करके, फिर बाद में लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी फिर वो एक्चुअल डाटा शो करेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री का देख रहे हैं जैसे उनकी इसमें इकोनॉमी में कैसे उसने हेल्प की, कि जैसे 7% ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है जो, उसका 7% कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है अकेला। और कैपिटल फॉर्मेशन जैसे पीछे देखा था कि 1.31 लाख करोड़ की उसने कैपिटल फॉर्मेशन की अपनी। और फिजिकल यानी कि जो गवर्नमेंट का खजाना बोल, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा या फिर घर का भी हमारा होता है ना, तिजोरी होती है, खजाना रखते हैं उसमें, मतलब अपना जो भी थोड़ा बहुत मनी होती है या फिर ज्वेलरी वगैरह कुछ भी रखते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो फिर इसी तरह भी रिलायंस में भी अपने जो गवर्नमेंट के कोई फिजिकल है उसमें, यानी कि गवर्नमेंट का राजकोषीय है उसमें, जो उसमें इतना कंट्रीब्यूशन करा है 2 लाख करोड़ प्लस का, जो भी उसने टैक्स वगैरह जो भी दिया, कॉर्पोरेट टैक्स या अदर टैक्स जो भी उन्होंने फंडिंग जो भी की है उससे। तो फिर इससे जो भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इससे इनको आगे क्या रहता है कंपनियों के लिए,
फिर जैसे ये बिजनेस, अब एक ये भी आगे रिपोर्ट जैसे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। तो इससे ईएसजी रिपोर्टिंग में हेल्प मिलती है। और एआई ड्राइव एनालिसिस, अब जैसे एआई इतना चल रहा है तो एआई के थ्रू ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है। जितनी बड़ी कंपनी होगी, जैसे हम तो इतना एआई का यूज भी नहीं करते, लेकिन जो डाटा वाली कंपनी होती हैं या फिर जो अदर कंपनी जिनके मिनटों मिनट में उनको डाटा रिपोर्ट वो करना होता है, तो उनमें तो बहुत माइनर से सेकंड में, मिली सेकंड में भी उनको तो डाटा बिल्कुल फ्रेश चाहिए होता है। तो वहाँ पे एआई का काम करता है, ताकि जब उनको अपनी स्टेटमेंट अच्छी मिलेगी तभी फिर आगे वो उसमें भी हेल्प कर पाएंगे वो। और ब्लॉकचेन लेजर जो होते हैं उसमें भी फिर हेल्प करेगी, जैसे ब्लॉक टू ब्लॉक कोई भी जुड़ रही है, कोई चीज किसी दूसरे से लिंक कर रही है, तो उसमें देखेंगे कि वो कैसे उसमें हेल्प कर रही है। तो बस ये था जो कि देखते हैं, अब एक थोड़ा वो देख लेते हैं कि जैसे किसी कंपनी का अगर हम देखना चाहिए कि इसकी स्टेटमेंट का कैसा क्या रहता है। दिखाता हूँ। अभी देखिए कि ये देखते हैं, ये टाटा मोटर्स का जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में उन्होंने देखा उसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम थोड़ी सी। ये इसमें देखो, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें दिखता है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो टाटा मोटर्स की ये है। ये सबसे पहले जैसे जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो अपनी, तो ये सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑडिट, ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्वार्टर ईयर एंड क्वार्टर। अब जैसे क्वार्टरली बनाते हैं वो अपनी रिपोर्ट जो जो बनाते हैं कंपनी अपना सारा कैलकुलेट करने के लिए, देखते हैं कैसे कैसे किया उन्होंने। तो ये क्वार्टर एंड का दे रखा डाटा, यहाँ पे ईयर एंड का दे रखा है। जैसे क्वार्टर में तो पहले उन्होंने लास्ट का क्वार्टर 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का हो गया। ये 31 मार्च से ये पहले पिछले साल का आ रहा है ये फिर आगे 31 मार्च, 31 दिसंबर से 31 मार्च का इसमें। फिर ये पूरे साल का हो गया इसमें। जैसा भी इन्होंने उनको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो इनकी डेली एक्टिविटी, जो भी इनके वर्किंग ऑपरेशन एक्टिविटी होते हैं उसमें उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और ये सारे टर्म वैल्यू है इसमें इन करोड़ में ऊपर देखना होता है। जो कभी जैसे हमने सोच लिया कि 25,974 इन्होंने रेवेन्यू किया, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ इतने रुपए थोड़ा कमा देंगे। अदर इनकम जो इनकी सारी कैलकुलेट होकर फिर ये आया। क्योंकि ये एक तरीके से ये तो बस एक एक्सपेंस और इनकम वाला पार्ट है, ये जो देख रहे हैं एक्सपेंस, टोटल इनकम इनकी इतनी हो गई, एक्सपेंस इतने इतने हो गए। और ये प्रॉफिटेबल फॉर टैक्स इतना था जो दे रखी है यहाँ पे। जैसे ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना बचा, फिर उनके टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड कितना हुआ उनको, फिर अगर जो उनको लॉस हुआ, इनकम हुआ, जहाँ जहाँ पे जैसे उनकी, अगर हमको क्वार्टरली देखना है तो यहाँ पे सिर्फ ये डाटा है 31 मार्च 2026 का, यानी कि दिसंबर, इससे पहले के 3 महीनों का मिला के, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। और ये है 31 दिसंबर 2025 का, ये अनऑडिटेड है। इसका मतलब ये इन्होंने प्रॉपरली इसको ऑडिट नहीं कर रखा अभी, तो ये ऑडिटेड है, ये वाला भी ऑडिटेड है। अब इनमें देख लेते हैं कि ये ऑडिटेड था और ये अनऑडिटेड था। अब अनऑडिटेड, पहले जब उन्होंने अनऑडिटेड किया
तो 21,689 आ रहा था इनका रेवेन्यू। और जब इन्होंने ऑडिट किया फिर देखा कि इनका थोड़ा आ रहा है, तो यानी कि ऑडिट करके थोड़ा और इनको प्रॉपर एक्सेल डाटा मिल जाता है। जैसे अभी देख लेते हैं कि जब ये वाली जो ये रो है ये वाली, तो इसमें इनको इतना मिल रहा था इनका रेवेन्यू, लेकिन जब इन्होंने प्रॉपर ऑडिट कर पुर के फिर देखा तो इनको इतना मिला था। और इसमें है भी वैसे ये पिछले साल की ये तो है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की, और ये है उससे पिछले साल के, वो भी जून से स्टार्ट होकर 23 जून 2024 से 31 मार्च 2024 तक। पिछले साल पहले कितना था, यानी कि इन्होंने भी इस साल अच्छा कमाया, इस साल अच्छा रेवेन्यू हुआ उनको। फिर ये तो थी इनकम एंड स्टेटमेंट। फिर लास्ट में जैसे जब इनकम ये बन जाते हैं फिर देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितना हुआ उनको। डायल्यूटेड शेयर जो भी शेयर किसी के, जैसे किसी के शेयर पहले मान लो किसी के पास 500 शेयर होल्ड कर रहा था कोई, तो फिर उसके शेयर डायल्यूट हो रहे हैं। डायल्यूट यानी अप डाउन होने शेयर शेयर जो उसको होल्ड कर रहा है वो 500 की बजाय क्या पता उसके पास 450 शेयर रह गए हो, या 510 हो गए हो, या 550 हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग उन शेयरों पे कितना अर्निंग अर्निंग पर शेयर थी, और जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो कितनी थी। वो सारी चीजें करते हैं। फिर इसके बाद आती है ये जो बैलेंस शीट बोलते हैं जिसको हम, ये अब बैलेंस शीट जैसे जो हम देखते हैं वैसे बुकों में, उसमें तो दिखता है हमको कि राइट साइड एसेट्स मिलती है हमको, लेफ्ट साइड लायबिलिटी एंड इक्विटी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे बनती है जो कंपनियां बनाती हैं अब सारी। उसमें सबसे पहले हेडिंग एसेट्स वाली मिलेगी जिसके अंदर पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर उसके बाद लाइबिलिटी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा सबसे पहले जिसमें इक्विटी दे रखी होगी, फिर उसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर फिर सब हेडिंग होगी नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी की। असेट्स में देख लेते हैं, जैसे ये तो था 31 मार्च 2026 से ये अनऑडिटेड, ये अनऑडिटेड था और ये ऑडिटेड था। तो ऑडिटेड में ये देखा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कंपनी के पास इतनी है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और 712 करोड़ रुपए की वैल्यू के उनके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और राइट ऑफ यूजर सेट्स, ये सारी चीजें होती है। जैसे फाइनेंशियल चीजें देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी कितनी है, इसमें इतना कंपनी में इन्वेस्ट है, और लोन इतने हैं जो एज इन्वेस्टमेंट उनके पास आ रखे हैं। नॉन करंट सेट्स देखते हैं जिनको हम, ये सब चीजें देखते हैं। इंटेंजिबल सेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल सेट्स यानी कि गुडविल आ जाती है उसमें सबसे मेनली, तो इतना है ये। एंड करंट सेट्स देखते हैं, करंट सेट्स में यानी कि कंपनी के पास इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कितना है, 5,448 करोड़। और फाइनेंशियल एसेट्स जो होगी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस, कैश कितना, बैंक कितना, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड इक्विटी, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 736 करोड़ की, और अदर इक्विटी है 11,998 करोड़ की। फिर नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। नॉन करंट यानी कि जो 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम के लिए जिनका टाइम होता है, नॉन करंट में तो वही आती हैं एसेट्स में चाहे लायबिलिटी में, करंट में वो आती हैं जिनको विद इन 1 ईयर हमको पे करना होता है, जिनको विद इन 1 ईयर हमारे पास पे रिसिप्ट आ जाएगी, यानी हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो उसी तरह देखते हैं कि प्रोविजन बना रखे हैं, प्रोविजन हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और नॉन टैक्स अदर जो इनके अलावा जो बचता है अदर में वो आ गया। बोरिंग, कंपनी ने इतनी बोरिंग कर रखी है। अब इनसे डाटा ये मिल जाता है, किसी को कंपनी की स्टेटमेंट देके मिल जाता है आइडिया कि कंपनी की जैसे जो करंट लायबिलिटी है, करंट में कितना होल्ड है कि नहीं कंपनी का पास कुछ, जो भी कैश या बैंक बैलेंस है, या फिर उनका जो प्रॉफिट चल रहा है वो कितना है भी या नहीं उनके पास अच्छा सा। अगर नहीं होगा तो क्या पता कोई इन्वेस्टर होगा, शेयर होल्डर होगा, वो अपना पैसा निकाल लेगा वहां से। तो फिर इसके बाद जब बैलेंस शीट हो जाती है फिर इसके बाद कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो में जहाँ जहाँ से जितना कैश आया, अलाउंसेस से इतना कैश आया या गया, ये जो और भी ऑपरेशन होते हैं जैसे लीज चार्ज, एक्यूल फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, ये मतलब जो जो टर्म होती है इन सारी चीजों के टर्म के बेसिस पे देखते हैं कि ये तो थी पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये तो थी बिफोर चेंजेस। ये पहले बिफोर चेंजेस थे जिसमें पहले सरसों लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया, तो उससे पहले का देखने के लिए हमारे पास पहले कितना था। फिर बाद में कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कितने हमारे पास कैश है, इन्वेस्ट हमने कितना किया, कैसे कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट हुआ, ये जो देख रखे हैं पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है। इन सारी चीज़ों की फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनती है। ये सारी चीज़ें फिर बाद में तो अपना उनके लिया जाता है जो ऑफिशियल वर्क होता है, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, रिजल्ट, असेट्स एंड लायबिलिटी। फिर इसमें देखेंगे कि टाटा एंड अदर ब्रांड वैल्यू, इनके कॉमर्शियल व्हीकल कितने हैं, ये तो इनके इंटरनली मैटर के लिए काम होती है सब चीज। तो एक्चुअल डाटा इस तरह से होता है, थोड़ा कंपनी का कोई भी डाटा हो रहा है।
और जैसा आप लोग देखते हैं कि टीडीएस जो होता है, टीडीएस कोई खाली सैलरी सैलरी पे नहीं डिडक्ट होता, टीडीएस के कटने के काफी चार्ट होते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट जो भी 2026-27 में रिन्यू हुआ है, तो उसमें काफी चीजें अलग अलग उससे बनती है। जो जैसे सिक्योरिटी पे अलग से इंटरेस्ट टीडीएस का कटेगा, डिविडेंड पे अलग से कटेगा, रेंट पे अलग से, और जो प्रोफेशनल या टेक्निकल जो फीस होती है उन पे कितने कितने तक की लिमिट होती है उनकी। पहले जैसे 30,000 थी, अब 50,000 कर रखी है। तो कमीशन और जो इंश्योरेंस की ब्रोकरेज होता है इनमें दे रखी है। ये सारी हेडिंग ना इनकम टैक्स एक्ट आप जब खोलोगे तो उसके अंदर 194, 192 से 194 तक की हेडिंग में जो जो मिलेगा वो इस टीडीएस को रिगार्डिंग ही मिलेगा सारा। स्लैब चेंज करके, और टीडीएस डायरेक्ट हमको पता है कि डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है कि और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है ये, और ये बाद में रिफंड भी हो जाता है। अगर किसी की जो वो अमाउंट होती है टीडीएस की, अगर वो उसके इनकम टैक्स से ज्यादा जा रही है तो यानी कि उसको फिर वापस कर देंगे वो, जितना उसको बनेगा। अगर उससे कम आ रही है तो उसको वापस नहीं कर पाएंगे। यानी कि मतलब उसके टैक्स जो स्लैब, जिस स्लैब के अंदर वो टैक्स का उसका आता है पार्ट, उतनी स्लैब से अगर उसका ज्यादा टीडीएस कट रहा है तो उसको रिफंड करेंगे। ऐसे नहीं कि उसका टैक्स भी काट लेंगे और टीडीएस भी काट के उसको फिर तो कुछ नहीं रहेगा उसके पास। तो इसलिए फिर उनको कम कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखानी थी, मैंने थोड़ा, एक मिनट। अब ऐसा जैसे एनुअल एजीएम होती है तो उसके अंदर रिपोर्ट वगैरह पेश करते हैं कंपनी अपनी। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ये एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को जो हमने जिसकी हमने बात की अभी, उसकी एनुअल रिपोर्ट है 2024-25 की, 37th एनुअल रिपोर्ट कंपनी की। कंपनी को हर साल पेश भी करनी होती है क्योंकि ये जो भी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो जाती है, स्टॉक में लिस्टेड हो जाती है, तो उसके रिपोर्ट पब्लिश करना मैंडेटरी हो जाता है। तो पहले इन्होंने जो भी इसके इंडेक्स दे रखा है कि क्या क्या चीज़ इसमें कंपनी इंफॉर्मेशन क्या है कंपनी के बारे में, और जो उनकी 37th एजीएम हो रही है उसमें क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है। अब देखो ये सारे टॉपिक वही आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये मत सोचो कि आप लोग की अब ये प्रैक्टिकल नहीं चला, साथ प्रैक्टिकल भी। और अब सीधा प्रैक्टिकल, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल तो आप प्रॉपर तभी करोगे ना जब आप थोड़ा यहाँ से अच्छे से सीखोगे। अभी आपको इंटर्न के बारे में एक्चुअली पता नहीं कि कैसे कहाँ से हम इनको देखे। अब हमने बुक में पढ़ लिया कि नेचुरल एंट्री होती है, बस दी चलो छोड़ दे, फिर उसका क्या, मैंने एप्लीकेशन देखा नहीं कहाँ पे उसका क्या हो रहा है। तो अभी देख रहे हो ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हो कि ये सारी चीजें अब आपकी पड़ी हुई है, तो अब आप यानी कि कल को आप अगर सीधा इसकी बैलेंस शीट खोल दोगे तो आपको पता रहेगा कि हम क्या चीज खोल रहे हैं, कैसे बन के क्या प्रोसेस आया है इसका। तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे किसी कंपनी की या कैश फ्लो देखेगे उसका, और उसका स्टॉक रेट, ये नहीं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट की क्लास है हमारे, तो आपको सीधा हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो आपको, चाहे कंपनी में आपको पार्टनर बनना हो, खुद ही कंपनी बनानी हो, चाहे खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो सारी चीजें देखेंगे हम इस तरह से। तो जैसे अभी इस कंपनी रिलायंस इसकी देखते हैं हम, असेट्स आ गई, फिर इक्विटी लाइबिलिटीज। असेट्स में देखते हैं नॉन करंट असेट्स कंपनी के पास है टोटल 25,251,02, यानी कि 25,102 इन लाख, इतने में ये। और करंट सेट्स में जिसमें इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें मिला के इतना बनता है टोटल एसेट्स की। देखो टोटल एसेट्स इसकी इतनी है एट द ईयर 2024-25 के एंड में, इतनी थी जैसे पिछले साल इतनी थी, यानी कि एसेट्स थोड़ी बहुत ही बड़ी हैं। वो तो जरा और देखें खोल के किस में क्या घटा बधा है। अब ये था प्रॉपर्टी बड़ी है, कम हुई है थोड़ी सी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हुआ है, तो यानी कि यहाँ से थोड़ा कम इम्पैक्ट आया इस पे। और ये फिर आगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ गई। जैसे कंपनी के पास पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो सेम टू सेम वही रहेगी लगभग, ये तो काफी रेयर ओकेजन पे चेंज होती है थोड़ा। और जो अदर इक्विटी होती है वो थोड़ा अप डाउन होती है, जैसे पहले थी 41,453 लाख, और अब इतनी आ गई 4 लाख 40,278। जैसे जैसे ये आ गया, फिर आगे लाइबिलिटी जैसे ये है नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर देखते हैं एमएसएमई वगैरह जो भी उनकी इंटरप्राइज है उनका कितना लाइबिलिटी कितनी रखी है, उनकी प्रोविजन क्या है उनके पास। अब देखो ये जैसे हम बात करते हैं असेट्स और लाइबिलिटी को लाएगी आएगी हमेशा टोटल। अब असेट्स का टोटल है 2024-25 का 4,49,328, और लाइबिलिटी का भी टोटल इतना ही है।
यानी कि अगर इक्वल नहीं आता तो यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। जो मीटिंग वगैरह सारे देखते हैं, अभी इन्होंने अभी देखो ये जिम रिपोर्ट पूरी है ना, ये पूरी रिपोर्ट में सारी चीजें हम देखेंगे कि जो जो चीजें हम बात करते हैं इन चीजों को लेके। पहले जैसे थोड़ा कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो कंपनी, इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये है, ऑडिट कमेटी ये है, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह ये है, सीएफओ ये है। ये सारी चीजें दे रखी है, जो जो कमेटी वगैरह उनके कौन कौन से पर्सन क्या कुछ है। कमेटी की मीटिंग की डेट भी, मीटिंग इस डेट को मीटिंग हुई थी कंपनी की, जो जो उन्होंने किया था। फिर आगे इसमें इधर रखा कि नोटिस का ऐसे ऐसे प्रोसीड हुआ था सारा। ये देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके हम इतने दिन से बात करते हैं, हर रोज हम इसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट क्या है, कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अपनी क्या रिपोर्ट पेश की, स्टेटमेंट ऑन कंपनी फिलोसफी कोड ऑफ गवर्नेंस। ये सारी चीजें हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा और पता चलेगा कंपनी की एक्टिविटी क्या कुछ और चल रही है। क्योंकि हम बाहर से देख लेते हैं कि आपका न्यूज में सारी चीजें ना आ पाती हो, एक्चुअल में तो जो डाटा मिलेगा, जो प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो तो यहीं से मिलेगा ना। कंपनी से छेड़छाड़ कर सकती है, गलत पेश कर सकती है। अगर गलत करेगी तो पकड़े जाएंगे वो, और फिर पकड़े जाएंगे तो फिर उन पे काफी ज्यादा पेनल्टी लगेगी। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो इतनी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते वो। इसमें जो डायरेक्टर वगैरह सारे उनके दे रखे हैं, गवर्नेंस कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, सारी चीजें, ऑडिटर कैसे वर्क कर रहे हैं क्या कुछ है। ये डायरेक्टर बता रखे इन्होंने कंपनी के, जो इस दिन थे, महेश कालिदास फाउंडर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इसका देखो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके मैंने बात की थी ना हमारी सेकंड डे क्लास में। और इसके पास इक्विटी इतने हैं। देखो डायरेक्टर, देखो अब देखो डायरेक्टर सभी के पास इक्विटी शेयर नहीं है। संजीव सिंह है जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और ये जो ये तीन है ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इनके इनमें से किसी के पास इक्विटी स्टेक नहीं है, यानी कि डायरेक्टर होना कंपल्सन नहीं करता कि आपके पास इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हो कंपनी के। और जैसे ये है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके पास है नॉन इक्विटी शेयर, वो कर रहे हैं ये। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है कि जो भी डायरेक्टर है उसका किस एरिया में एक्सपर्टीज क्या है। जो ऊपर हमने डायरेक्टर के नाम देखे थे ये, इनमें से इनका क्या क्या, किसका क्या रोल है, इसका लीडरशिप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ये इनका इसमें है, ये सब चीजें रखी इनकी। फिर आके बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन, इसमें बोर्ड मीटिंग बता रखी कि एजीएम इस दिन हेल्ड हुई थी। फिर आके जो बोर्ड मीटिंग अदर है जो वो इस दिन हेल्ड हुई थी या नहीं हुई थी, वो सारी चीज दिखा रखी है इसमें। ये रिपोर्ट एक पूरी कंपनी की बताती है कि एक साल में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पे क्या क्या किया, और किन किन बंदों ने किया, उनके एजेंडा, उनके लिए क्या, किस पर्पज से उन्होंने सारी चीजें की। मतलब सारी चीजें की रिपोर्ट मिल जाती है हमको, इसलिए इसको प्रॉपरली रिपोर्ट ही बोलते हैं कि जो कंपनी की एजीएम में रिपोर्ट पेश की जाती है। फिर वैसे रिपोर्ट जो करते हैं पब्लिश वो एट द एंड। तो सारी चीजें हमको कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह देखनी है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना उनका, वो सारी चीजें हमको मिल जाती है। जैसा भी हमने देखा इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, फिर आफ्टर टैक्स इतना हो गया, यानी करंट टैक्स जो भी टैक्स बचा था वो सारी चीजें कैलकुलेट होकर फिर लास्ट में उनके पास इतना बचा। ये ऑडिटर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो भी मीटिंग रखते हैं तो उसमें अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमने हमने इस साल ये हमने एक्टिविटी, हमने यहाँ पे वो कवर करा, ये चीजें मैटर की, ये चीजें मैटर संभाल ले, सारी चीजें देखते हैं। वो सारी चीजें अपने जो भी उनके फंक्शन होते हैं रिपोर्ट पेश करते हैं, ताकि कंपनी को भी देखे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर हैं वो अपना काम कैसे क्या कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के पास भी एक प्रॉपर डाटा जाता है कि कैसे कौन कौन से किस कंपनी के कितने ऑडिटर किस तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये भी देखा था हमने बैलेंस शीट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह ये सारे आ गया। कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना कैश फ्लो था, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी होता है ये। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कोई भी कंपनी है वो कैसे बिहेव कर रही है, फिर कैसे उसके चल रहे हैं सारे फंक्शन उसके इंटरनली एक्सटर्नली। तो फिर एक्सटर्नल वालों को देखना कंपनी का इंटरनली क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ के अकॉर्डिंग देख पाते हैं फिर वो सभी।
आप लोगों को चीजें समझ में तो आ रही होंगे ना जो चीजें करा रहे हैं यहाँ पे? या बोरिंग लग रहा है आपको लेक्चर ये? हेलो। बोरिंग लग रहा है? चीजें वही तो ना। अच्छा, एक स्टूडेंट कहाँ गए? शुभम आ गया, वो शिवानी चले गई। देखो पढ़ के तो ये तो था ना, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे अब हम इसको बेसिक से करें चाहे कैसे करें। अभी तो ना अब सभी, अब हम में से कुछ भी ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या बैकग्राउंड कुछ नहीं है उनका, तो उनको तो थोड़ा बेसिक से लेके चलना पड़ेगा। अब कोई भी अब पढ़ना तो पड़ेगा पहले, कोई भी चीज हम कर रहे हैं एकदम से एक्सटर्नली, ये तो है नहीं कि हम पूरा एक्सप्लिसिटली उसको पूरा वाइडली देखे कंसेप्ट उसका कि कैसे क्या चल रहा है। वो तो जैसे आपको मैं मुस्फी की साइट खोल के दिखा दूँ कि डाटा कैसे कैलकुलेट करे, तो वो चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आने की, डाटा सीधा आपको दिखाएंगे तो। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा। अब जैसे जो मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल वाले जो है, तो वो भी डाटा रिलीज करते हैं हर साल। हर उनके सारे, वो जो भी हमारे नेशनल के अंदर जो जहाँ पे डाटा की जरूरत होती है, जो जो हम कैलकुलेट देखते हैं कि कैसे कैसे स्टैटिस्टिक क्या चल रहा है, तो उस तरह से की रिपोर्ट है कि ये क्रॉप स्टैटिस्टिक्स की सिस्टम को इंडिया में इम्प्रूवमेंट के लिए, एक क्रॉप के लिए रिगार्डिंग जो भी है उनकी रिपोर्ट है की है। तो उसमें देखो जैसे दिखा रखा है इस ईयर में सेंटर में इतना सैंपल चेक एरिया, सैंपल चेक ऑन एरिया इनोग्रेशन, इतने विलेज में सैंपल चेक हुआ, स्टेट के इतने विलेज में हुआ। फिर ये देखेंगे सैंपल चेक एरिया, नंबर ऑफ विलेजेस एग्रीगेशन में इतने हुआ। तो ये सारी चीजें एकदम से ऐसे क्या समझ में आ सकती हैं, तो बिल्कुल इनके बारे में थोड़ा हमको बेसिक से नहीं पता होगा कुछ भी। तो चीजें चीजें तभी समझ में आती हैं। रिपोर्ट निकली, रिपोर्ट, ये थी रिपोर्ट में जो दिखा रखा है ये। उसमें ये था जैसे 1993 में इतने विलेज में इन्यूमरेशन एरिया, ये नंबर ऑफ विलेज से एग्रीगेशन में आ गया, सुपरविजन ऑफ क्रॉप का इतना किया गया। तो फिर डाटा, पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा का तो ये होता है फॉर्मूला कि पहले डाटा को कलेक्ट करना होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फिर उसको एनालिसिस करना होता है, फिर देखते हैं कि उसको हम कैसे क्या यूज में करना है उसका। ठीक है, तो चलो आज का हमारा ये था, हमने जो देखा बेसिकली हमको ये था कि आज हम जैसे अब हम एक दिन से कर रहे हैं काउंटिंग एंड फंक्शन, फिर काउंटिंग ट्रांजेक्शन, काउंटिंग क्वेश्चंस वगैरह, जो भी चीज़ें हमें दिखी कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री वाउचर से स्टार्ट होकर कैसे कंपनी के लास्ट में बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचती हैं सारी चीज़ें।
तो अगर इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो आपको, कोई क्वेरी हो। नो सर। क्या? नो सर। ओके। तो आपको फिर एक रिपोर्ट दे दो बनाने के लिए इस टॉपिक पे कुछ असाइनमेंट। चलो सिंपल सा क्वेश्चन का या आंसर है, आप या तो आप अभी दे दो या कल प्रिपेयर करके ले आना। कोई भी जैसे एरर लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जैसे एरर तीन तरह के देखे थे ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एरर ऑफ जो एक और था। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। हाउ डज एरर ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट द बैलेंस शीट। तीन तरह के एरर थे, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। और भी सारी चीज़ों के बाद अगर आपको थोड़ा रियल में है तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि आप जीडीपी, जीएसटी, इनके बारे में जो जितना पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ लेंगे चीज़ें। बाकी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीडीपी एक लेंथी टॉपिक है पूरा इकोनॉमिक्स के, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट करेंगे पूरा। जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सारी चीज़ों पे देखेंगे कैसे कैसे है ये सभी। मैं आपको एक अटेंडेंस शीट रह दिया ना। अटेंडेंस कर देना इस पे मार्क। वैसे तो रिकॉर्ड हो ही गई है, आप लोग कौन कौन आए, कि तीन चार ही आप लोग, चार पांच ही आ रहे हो बस डेली।